जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साहेब काशीराम जी द्वारा लिखी गई बुक द चमचा एज एन एरा ऑफ द स्टूजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो इस बुक का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा और इस बुक की जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर रहेगी उसमें इस बुक से रिलेटेड सारे चैप्टर्स को हर एक अलग अलग वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इस बुक का एक इंट्रोडक्शन कि व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट, किस बारे में ये बुक है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये बुक जो चमचा एज एन एरा ऑफ स्टूजेस साहेब काशीराम जी द्वारा लिखी गई थी, इसको 24 सितंबर 1982 को रिलीज किया गया था 15th एनिवर्सरी ऑफ पूना पैक्ट पर। जब जो पूना पैक्ट हुआ था वो 1932 में हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर और मिस्टर गांधी के बीच में। तो उसकी 50वीं सालगिरह 24 सितंबर 1982 को मनाई गई थी, तो तब इस बुक को रिलीज किया गया था। साहेब काशीराम जी इस बुक को महात्मा ज्योतिबा फुले को डेडिकेट करते हैं और वो लिखते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने हुज इनिशिएशन ऑफ कल्चर रिवोल्ट इन कॉलोनियल इंडिया later taken up by Dr. Ambedkar, Periyar E.V. Ramaswamy and many other rebellious spirits brought us to this level where we are thinking, planning and struggling to put an end to the Chamcha age and usher in bright age for the Shudras and Ati Shudras। तो साहिब काशीराम जी ने ये बुक महात्मा ज्योतिबा फुले को डेडिकेट की है। कहा है कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो अंग्रेजों के काल में जो एक कल्चरल रिवोल्ट स्टार्ट की थी, ब्राह्मणिकल जो कल्चर था, ब्राह्मणिकल जो धर्म है, वैदिक धर्म है, उसके अगेंस्ट में जो कल्चरल रिवोल्ट स्टार्ट की थी उसको डेडिकेट करते हुए जो बाद में उस स्ट्रगल को, जो उस रिवोल्ट को बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी जी ने आगे बढ़ाया और उनके जैसे और जो दूसरे लोग थे, है ना, क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने इस संघर्ष के अंदर ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट में, ब्राह्मण कल्चर के अगेंस्ट में जो ये संघर्ष किया, उनको डेडिकेट की है। फ्रेंड्स, अब हम इस बुक का प्रीफेस को एक्सप्लेन करते हैं। इस बुक के प्रीफेस से हमें इस बुक के बारे में जो एक आइडिया है वो लग जाएगा कि किताब किस बारे में है। बाकी मैं अगर एक ब्रीफ छोटा सा आइडिया दूं तो ये बुक जैसे चमचा युग, इसका नाम बता रहा है कि चमचा युग हुआ ये कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ। अब पूना पैक्ट में होने से ये हुआ कि जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स मिलने वाले थे, बाबा साहब ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का अधिकार डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए ले लिया था, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए ले लिया था, वो पूना पैक्ट के अंदर सेपरेट इलेक्ट्रोड्स खत्म होकर जॉइंट इलेक्ट्रोड्स बन गया था, क्योंकि मिस्टर गांधी ने आमरण अनशन किया और प्रेशर में आकर बाबा साहब को सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की जगह जॉइंट इलेक्ट्रोड्स में शामिल होना पड़ा। सेपरेट इलेक्ट्रोड्स होते तो हमें ज्यादा पावर होती डिप्रेस क्लासेस को, ठीक है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एससी की, शेड्यूल कास्ट की, तो उनके पास में ज्यादा उनके पास अधिकार होते, है ना। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब ये हो गया कि जो हमारे जो नॉमिनीज हैं, जो खड़े होते हैं हमारे एमएलए वगैरह, उनको वोट हमारे लोग ही करते हैं। लेकिन अब जॉइंट इलेक्टोरेट्स के अंदर ये होगा कि हमारे लोग खड़े तो होंगे, हमारी सीट्स एससी की रिजर्व तो होगी, लेकिन वोट सभी करेंगे। अब जब वोट सभी करेंगे तो सबकी सुननी पड़ेगी, और सबकी सुननी पड़ेगी तो फिर एक तरह से हम उनके सबके गुलाम बन गए, या जो जिस पार्टी के लिए हम, जिस पार्टी के टिकट पे हम खड़े हो रहे हैं उनके हम चमचे बन गए कि उनकी सोच से, उनकी विचारधारा से हम आगे निकल ही नहीं सकते। यही कारण है कि आज अगर एससी का या फॉर दैट मैटर एसटी का या ओबीसी का कोई भी एमएलए एमपी है तो वो जिस पार्टी से बिलोंग करता है, लेट्स सपोज अगर वो बीजेपी का है तो बीजेपी की विचारधारा के बारे में बोलेगा, वो कांग्रेस का है तो कांग्रेस की विचारधारा के बारे में बोलेगा। वो ये नहीं सोच रहा है कि यार वो एससी की सीट पे आया है, वो एससी के समाज से है, या एसटी की सीट पे आया है, एससी की समाज से है, ओबीसी की समाज से आया है, तो वो अपने समाज के बारे में बात करे, समाज की क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनको वो नजरअंदाज करते हुए पार्टी के बारे में या पार्टी की विचारधारा के बारे में सोच रहा है। तो एक तरह से वो अपनी पार्टी का गुलाम बन गया, अपने पार्टी का चमचा बन गया। और ऑब्वियसली जो भी बड़ी पार्टीज है, अगर आप एग्जाम्पल लें कांग्रेस और बीजेपी का, तो ये पार्टी कौन चलाता है, कौन सा समाज चलाता है ना। ऑब्वियसली इनमें जो ऊपर जो भी लीडर्स हैं सबके सब वो कुछ पर्टिकुलर कास्ट, स्पेशली अगर हम बात करें तो ब्राह्मण समाज से ही आते हैं, ठीक है। बीजेपी है, बीजेपी को आरएसएस कंट्रोल करती है, आरएसएस में ज्यादातर जो टॉप पे है वो सब ब्राह्मण है, तो एक तरह से बीजेपी को ब्राह्मण समाज कंट्रोल करता है, या फिर उनके बाद में अगर माने हम तो क्षत्रिय या जो वैश्य समाज है वो कंट्रोल करता है। तो इस तरह से जो हमारा पिछड़ा समाज है, एससी एसटी ओबीसी का समाज है, कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का या क्षत्रिय वैश्य समाज का चमचा बनकर रह गया है ना।
तो बस इसी चीज के बारे में इस बुक के अंदर डिस्कस किया गया है। तो प्रीफेस में जो साहिब काशीराम जी बोलते हैं, एज विक्टिम्स ऑफ द ब्राह्मणिकल कल्चर फॉर सेंचुरीज द शूद्रज एंड अतिशूद्रज नाउ नोन एज द बैकवर्ड कास्ट वर पासिंग थ्रू द डार्क एज अराउंड 1848 ज्योतिबा फुले इनिशिएटेड रिवोल्ट। मतलब जो SC ST OBC है, शूद्र अतिशूद्र लोग हैं, वो मतलब डार्क एजेस से निकल रहे थे, ब्राह्मणिकल कल्चर के अंदर, उनकी गुलामी के अंदर, ब्राह्मणों की गुलामी के अंदर फंसे हुए थे। तो फिर अंग्रेज के काल में ज्योतिबा फुले आते हैं, वो कुछ मतलब स्टेप्स उठाते हैं, ब्राह्मणों के अगेंस्ट में रिवोल्ट करते हैं, ब्राह्मणिकल कल्चर के अगेंस्ट में रिवोल्ट करते हैं, और फिर एक नया एरा स्टार्ट होता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अंग्रेजों के काल में उनको एक तरह से पढ़ने का अधिकार मिलता है, कुछ अधिकार मिलते हैं और अधिकार मिलते हैं। और फिर जब 1920 के आसपास में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे एक लीडर मिलते हैं, करिज्मेटिक लीडर मिलते हैं, जो कि अपनी लीडरशिप की दम पर उनके लिए बहुत से अधिकार जीतते हैं। अब जो अधिकार उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जीते थे 1930, 91, 31, 32 के अंदर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, वो जीते थे वो अधिकार। वो 1932 के अंदर जो पूना पैक्ट हुआ, जो मिस्टर गांधी ने जो आमरण अनशन किया था, है ना, उस आमरण अनशन करने के बाद में जो अधिकार उनको डिप्रेस क्लासेस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर मिले थे सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का, वो खत्म हो गया था और उस सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की जगह ज्वाइंट इलेक्ट्रोड्स हो गए थे। पहले तो ये जो मिस्टर गांधी और कांग्रेस डिप्रेस क्लासेस को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जब बाद में इग्नोर करना पॉसिबल नहीं हुआ, लगा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं वो इतना मतलब उन्होंने मतलब एक तरह बैकवर्ड क्लासेस का दिल जीत लिया है और इतना उनके अधिकार उनके लिए अधिकार जीते हैं, तो वो अधिकारों को छीनने के लिए ही मिस्टर गांधी ने आमरण अनशन किया और सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की जगह ज्वाइंट इलेक्ट्रोड्स हो गए। कहां पर सेपरेट इलेक्ट्रोड्स रहते हैं हमें ज्यादा अधिकार मिलते, है ना, हमारा जो नुमाइंदा है वो हमारी नुमाइंदगी करता, हमारा जो लीडर है वो हमारा लीडर हमारी बात करता। लेकिन अब ज्वाइंट इलेक्ट्रोड में वो जो हमारा लीडर है, सो कॉल्ड लीडर, वो जो हिंदूज हैं उनका एक नॉमिनी, उनका एक चमचा बनकर रह जाएगा, है ना। तो यहां पर देखिए हम यहां से पढ़ते हैं, दिस वाज दे साइड दैट दे मस्ट नॉट लूज कंट्रोल ओवर इट, दिस वाज सिक्योर्ड बाय द पूना पैक्ट बाय वे ऑफ डिनाइंग द राइट टू सेपरेट इलेक्ट्रोड्स एंड फोर्सिंग द जॉइंट इलेक्ट्रोड्स ऑन द डिप्रेस्ड क्लासेस थ्रू द जॉइंट इलेक्ट्रोड्स। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस बिकेम ओनली नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट रियल रिप्रेजेंटेटिव्स, for no untouchable who didn't agree to a nominee of the caste Hindus and be a chamcha in their hands could be elected in joint electorates, in which untouchable voter was outnumbered in ratio of 1:5। मतलब जो भी SC का अगर बंदा है, जब तक वो कास्ट हिंदूज का चमचा नहीं बनेगा तो उसको सीट टिकट ही नहीं मिलेगा, है ना। और अगर टिकट नहीं मिलेगा तो वो लड़ेगा कैसे, और मान लो अगर वो लड़ता भी है वहां से, तो वहां पर वो इस तरह की सीटें बनाई गई हैं, इस तरह की जो क्षेत्र डिसाइड किए गए हैं SC के रिजर्व सीट्स, कि वहां पर SC की पॉपुलेशन अगर 1 है तो उसके मुकाबले 5 गुना पॉपुलेशन दूसरी कम्युनिटीज की, दूसरी जातियों की है। तो ऑब्वियसली है उस बंदे को वो SC कम्युनिटी का रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो उस एरिया के सबको रिप्रेजेंट करेगा, है ना, तो उसे सबकी सुननी पड़ेगी। तो कुल मिला के वो कास्ट हिंदूज का गुलाम बन जाएगा और उनका चमचा बन जाएगा और उनके हाथ का खिलौना बन जाता है। और ऐसा पूना पैक्ट के बाद में से लेकर 1982 तक और इवन आज की डेट तक, टिल डेट, आज 2021 चल रहा है अभी, तो अभी भी ये हो रहा है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब अगर SC ST की बात करें तो हमारे इतने रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबलीज के अंदर है, हमारे इतने रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट के अंदर है, लेकिन सबकी जबान बंद है, सब चू करके बैठे हुए हैं। कोई भी अगर SC ST का कोई मुद्दा है तो उन पर उनकी जबान ही नहीं खुलती है। अगर हम अभी जो SC ST एक्ट हुआ था 2017-18 के अंदर, जो 2 अप्रैल वाला आंदोलन हुआ था, तो उसमें कितने लीडर्स थे SC ST के जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर वो जो अमेंडमेंट्स की जा रहे थे SC ST एक्ट के अंदर, जो अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट कर रही थी, तो कितने लीडर्स ने उसमें बोला था? नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि उनको अपनी पार्टी लाइन के अकॉर्डिंगली चलना था, उनको अपने जो हिंदू हुक्मरान है उनका गुलाम बनके उनको रहना था, उनका चमचा बनकर उनका रहना था। तो हमारे इतने मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स होने के बावजूद भी वो हमारे नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वो उनके चमचे बने हुए हैं। किनके? ब्राह्मण समाज के, वैश्य और क्षत्रिय समाज के चमचे बने हुए हैं, और वो उन्हीं की बातें करते हैं, उन्हीं की पार्टी की
आइडियोलॉजी के हिसाब से चलते हैं और हमारी समाज की, एससी एसटी के समाज की बात नहीं करते। और इसी तरह की बात ओबीसी के साथ में है कि ओबीसी के लीडर्स ओबीसी समाज की बात ना करके जो ब्राह्मणों की विचारधारा है, हिंदूवादी, हिंदुत्व है ना, ब्राह्मणवादी विचारधारा, उसको वो ओबीसी के लीडर्स प्रमोट करते हुए दिखते हैं। काशीराम जी कहते हैं, साहिब काशीराम जी, विद स्टार्टेड द चमचा एज 24 सितंबर 1932 को चमचा एज स्टार्ट हुआ, पूना पैक्ट साइन हुआ था, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की जगह ज्वाइंट इलेक्ट्रोड्स आ गए और वो ज्वाइंट इलेक्ट्रोड्स फोर्स कर दिए गए डिप्रेस क्लासेस पर। अब चमचा एज 50 साल पुराना हो गया है, तो इस 50 साल पर हम इस बुक को लिख रहे हैं। इस बुक को लिखने का उद्देश्य यह है कि जो दलित शोषित समाज है, बैकवर्ड समाज है, उसको इन चमचाओं के बारे में जागरूक करना कि चमचे हमें किस तरह से, ये जो हिंदुओं के हमारे है तो हमारे समाज के लोग, ये है तो हमारे समाज के लोग, ये लेकिन चमचे बने हुए हैं ब्राह्मणवादी ताकतों के, उनके गुलाम बने हुए हैं और हमारे अगेंस्ट में ही काम करते हैं। तो उनकी विशेषताओं को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे उनको काउंटर किया जा सकता है, कैसे उनको मतलब एक तरह से अपने रास्ते से हटाया जा सकता है, कैसे हम एक जेन्युइन लीडरशिप और एक काउंटरफिट लीडरशिप, एक अच्छी जो जेन्युइन लीडरशिप है उसमें और एक फर्जी लीडरशिप में कैसे हम अंतर कर सकते हैं। द फॉलोइंग 4 वर्ड्स, टूल, एजेंट, स्टूज, चमचा, तो ये वो 4 वर्ड्स है, टूल, एजेंट, स्टूज, चमचा, ये चारों वर्ड्स की मीनिंग सेम है ना, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन मीनिंग सेम है। इन चारों वर्ड्स को इस बुक के अंदर यूज किया गया है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसी सिचुएशन बनेगी उसके अनुसार इन वर्ड्स को यूज किया गया है। लेकिन जो ये चमचा वर्ड है ये कॉमन मैन के हिसाब से है ना, कॉमन मैन की टर्मिनोलॉजी है ये चमचा वर्ड, इसलिए चमचा वर्ड को ज्यादा यूज किया गया है। इसी कारण से इस बुक को नाम भी चमचा युग रखा गया है। अब आप किसी को चमचा बोलोगे तो ऑब्वियसली उसे ये पसंद नहीं होगा और वो आपके अगेंस्ट में बोलेगा, है ना, लेकिन और वो आपको हिट बैक करेगा। लेकिन जब आप चमचा युग की बात कर रहे हो तो इसका मतलब आपने बहुत सारे लोगों को लपेटे में ले लिया है, बहुत सारे ऐसे लोगों को लपेटे में ले लिया है और उनको खुद को पता है कि वो चमचा है। अब वो चमचे अटैक करेंगे, ठीक है, अब वो चमचे अटैक करेंगे तो हमें उसको फेस भी करना पड़ेगा, लेकिन हम उन चमचों के अटैक को फेस करने के लिए रेडी हैं। और तो चमचे से ज्यादा इतना खतरा नहीं है हमें, उस चमचे को जिस हाथ में पकड़ा हुआ है ना, जिस हाथ में पकड़ा हुआ है उस चमचे को, उससे खतरा है। तो इसलिए हमारा अटैक उस चमचे को जिस हाथ में पकड़ा ना उस पर होना चाहिए। एक बार उस हाथ को हमने काट दिया तो उसके बाद में ये चमचा बिल्कुल भी पावरफुल नहीं रहेगा, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये यहां लिखा हुआ है, वी मस्ट एम एट द हैंड दैट यूजेस द चमचा, इफ हिट हार्ड द चमचा विल फॉल। जो हाथ चमचे को यूज कर रहा है उस हाथ को काट दो, उसको आपने काट दिया तो चमचा तो गिर जाएगा और उसके बाद में चमचा बिल्कुल हार्मलेस हो जाएगा। और हम इस चीज का प्रण लेते हैं कि अगले 10 साल के अंदर हम इस चमचा एज को खत्म कर देंगे। ऐसा साहिब काशीराम जी बोलते हैं कि thus this way we hope to end the चमचा एज within a short span of about 10 years। अगले 10 सालों के अंदर हम इस चमचा युग को खत्म कर देंगे, ऐसा काशीराम जी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस बुक की शुरुआत कर दी है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था इस बुक पर, जिसमें इस बुक की थीम, इसके प्रीफेस को बताया गया है। आगे की वीडियोस के अंदर इस बुक की कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चैनल की में इस चमचा इस नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाके हम देख सकते हैं वीडियोस, इससे रिलेटेड जो आगे के चैप्टर्स हैं उनके वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन, इस बुक का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।